आइए आज हम लोग एक नई कविता सीबीएसई क्लास 11 का पढ़ते हैं। घर की याद। भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित यह कविता, इंग्लिश में जिसे हम लोग बोलते हैं ना रेमिनिसेंट होना, नॉस्टैल्जिक होना, वैसे ही कुछ थीम है यहाँ पर। यानी कि स्वाधीनता संग्राम में, भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भी हिस्सा लिया था। भवानी प्रसाद मिश्र ने कवि होने के साथ साथ वो एक देश प्रेमी राष्ट्रभक्त भी थे और बड़े बड़े नेताओं के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सेदारी की वजह से अंग्रेजों ने इन्हें 3 साल का कारावास दिया। उस 3 साल के कारावास में, जेल के अंदर, इन्हें जो दुख, जो संताप, जो पीड़ा हो रही थी, वो इसलिए नहीं कि वो जेल में थे, क्योंकि ये तो बहुत बड़े बहादुरी और बहुत बड़ा श्रेय का काम था कि उन्होंने देश के लिए, देश के हित के लिए संघर्ष किया और जेल गए। दुख इस बात का था कि मेरे बाद मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन मेरे बारे में सोच सोच करके कितने चिंतित होंगे, कितने व्याकुल होंगे, कितने परेशान होंगे। उन्हें हर पल घर की याद आती है, अपने माता की याद आती है जो अनपढ़ है, अपने बहन की याद आती है जो शादीशुदा है और अपने मायके आई है अपने माता पिता से मिलने, लेकिन मुख्य रूप से कवि से मिलने, कवि को स्नेह देने। अपने भाइयों की याद आती है जो उसके ताकत हैं। इन्हीं चीज़ों की बात वो याद कर रहे हैं और जेल के अंदर यूं ही अचानक बैठे बैठे, पड़े पड़े, सावन के महीने में तेज़ बारिश हो रही है और उस बारिश के माध्यम से, बरसात के माध्यम से, सावन के माध्यम से वह एक संदेश भेजना चाहते हैं अपने परिवार वालों को कि सावन, सजीले सावन तुम जाओ और जाकर मेरे माता पिता को दिलासा दो, ये कहो कि मैं बुरे हालात में नहीं हूँ, मैं खुशहाल हूँ, अच्छा खा रहा हूँ, स्वस्थ हूँ, खेल रहा हूँ, कूद रहा हूँ, किसी बात की कोई कमी नहीं है। लेकिन वास्तविकता तो अलग थी। वास्तविकता तो कुछ ऐसी थी कि सचमुच में वो बहुत ही पीड़ित थे जेल के अंदर, लेकिन उनके माता पिता परेशान ना हो जाएं, इसलिए वो ऐसा झूठा संदेश भिजवाते हैं सावन के जरिए। आइए कविता का आनंद लेते हैं हम लोग। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। देखिए, ये जो कविता है बहुत ही छंदात्मक तरीके से लिखी हुई है, लेकिन भाषा इतनी सरल है और इतना सीधा साधा भाषा है कि कोई भी बच्चे को समझ में आ जाएगा। इसमें कठिन शब्दों का कोई प्रयोग नहीं है। आज पानी गिर रहा है, सावन के महीने में बाहर बारिश होता हुआ देखकर कह रहे हैं कि आज कितनी जोर बारिश हो रही है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है। और ये बारिश कल से ही लगातार अभी तक गिरता आ रहा है। कल रात को भी कितनी तेज बारिश हो रही थी। प्राण मन घिरता रहा है। और इस बरसते हुए बादल, इस सावन के महीने में इस वृष्टि को देखकर जो मेरा मन है और मेरा जो प्राण है वो घिरता जा रहा है। घिरता जा रहा है का तात्पर्य बहुत ही व्याकुल हो रहा है। मेरा मन बहुत ही पीड़ित हो रहा है। ऐसा मन कर रहा है तुरंत अपने माता पिता, घर वालों के पास, अपने घर पहुंच जाऊं और उन्हें दिलासा दे सकूं। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। जब जब ये बारिश के मौसम में बारिश को गिरता हुआ देखते हैं कवि भवानी प्रसाद मिश्र, तब तब उनके मन में उनके घर का वो दृश्य याद आ जाता है, घर का नज़ारा याद आ जाता है। वो चौखट, वो दरवाजे, वो कमरे, वो आंगन जहाँ वो अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ खेला करते थे, माता पिता का स्नेह पाते थे। घर नज़र में तिर रहा है। तिरना मतलब तैरना। घर का नज़ारा मेरे आँखों के सामने तैरता हुआ, तिरता हुआ दिख रहा है, आँखों के सामने बार बार आ जा रहा है इस बारिश में। क्योंकि जब इस बारिश में घर रहा करता था तो कितना आनंद लेता था। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो, याद आ रहा है वो घर। क्या याद आ रहा है उसमें? हालांकि वो घर मुझसे दूर है, मैं अभी जेल में हूँ और घर मुझसे दूर है, लेकिन खुशी का पूर है वो। पूर का मतलब क्या होता है भाई? जैसे हम लोग बोलते हैं ना नगर, हाँ नगर बोलते हैं पूर का मतलब, लेकिन यहाँ पर पूर का मतलब क्या है? भरपूर, भरा हुआ है, खुशियों से भरा हुआ है, भरपूर है। वो भवानीपुर, दुर्गापुर, मिर्जापुर वो नहीं है खुशी का पूर है जो, यानी खुशियों से भरा हुआ है। घर की, घर में 4 भाई, वो घर याद आ रहा है जो घर में 4 भाई हैं मेरे, यानी मैं उन चारों को छोड़कर 5वां हूँ। मायके में बहन आई, और यह भी याद आ रहा है कि किस तरह से मेरी बहन मायके में आई है। किस लिए आई है भाई? मुझसे ही मिलने, अपने भाइयों से स्नेह बांटने, माता पिता को सम्मान देने, उनको स्नेह बांटने आई है मायके में।
वही घर याद आ रहा है। बहन आई बाप के घर, आई तो है मेरी बहन किसके घर, अपने मायके में, अपने माता पिता के घर। हाय रे परिताप के घर। लेकिन ये जो बाप का घर था, जहाँ सुख मिलना चाहिए, जहाँ स्नेह मिलना चाहिए लड़कियों को जब वो आती हैं, वो जब आई है तो उसको क्या मिल रहा होगा, पीड़ा मिल रहा होगा, परिताप। परिताप मतलब संताप, दुख। अब सोचो ना कैसा लगेगा, आई है, बाकी के 4 भाई दिख रहे हैं, भवानी नहीं दिख रहा है, पांचवा नहीं दिख रहा है, कितना दुख हो रहा होगा बहन को। आप तो सिंगल चाइल्ड हो मम्मी पापा की, लेकिन पुराने ज़माने में जिसके बहुत सारे भाई बहन होते थे, वो लोग जब मायके आते थे कितना खुशी, कितना मज़ा आता होगा। सारी बहनें बचपन से खेली कूदी हैं, अब सब बड़ी बड़ी हो गई, बूढ़ी हो गई, सबके बच्चे हो गए, सब मिलती हैं, हा ही होता है, सारी मासी सारी आंटी एक साथ इकट्ठा, सारे चाचा एक साथ इकट्ठा। घर की घर में सब जुड़े हैं, सब की इतने कब जुड़े हैं, उस घर की याद आ रही है। उस घर में मेरी बहन आई है जिस घर में सब जुड़े हैं, सारे लोग जुड़े हुए हैं, सारे भाई सारे बहन इकट्ठा हो गए हैं, सब की इतने कब जुड़े हैं। आप जरा सोचो इतना कब जुड़ते हैं, कब, जब सारे अपना अपना फुर्सत निकाल कर और माता पिता के घर आती हैं सारी बहनें। पहले से ही हमारे भाई लोग सब यहाँ हैं, बहनें जब आएंगी अपना अपना छुट्टी के समय देख करके तो सारे जुड़ जाएंगे, मिल जाएंगे। कब, इसके पहले तो कभी जुड़े नहीं हैं। 4 भाई 4 बहनें, भूजा भाई प्यार बहनें। इन पंक्तियों में कवि यह बताना चाहते हैं कि उनके कितने भाई हैं, 4 भाई हैं, और वो चारों भाई उनकी भुजाएं हैं। भुजाओं का तात्पर्य उनकी शक्ति है, उनकी बाहुबल हैं। प्यार बहनें, और बहनें किस बात की प्रतीक होती हैं, भाई ममता से भरी होती हैं। बड़ी बहन जो होती है वो माँ के समान होती है, तो जो बहनें हैं वो बहनें तो प्यार बांटने आई हैं, और भाई लोग सब भुजाएं हैं, ताकत। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी। इन पंक्तियों में कवि अपने माता के बारे में बताते हैं, कहते हैं मेरी माँ, मुझे माँ की भी याद आ रही है, कितना कष्ट झेल रही होगी वो। बिन पढ़ी है मेरी माँ। अनपढ़ लोग जो होते हैं ना, वो किसी दुख को, किसी परेशानी को अपने विवेक और बुद्धि से उसको नहीं निपट पाते हैं, दिल के अमीर होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको ज़्यादा दिमाग चलाना नहीं आता है, दिल के धनी होते हैं। तो मेरी माता बिन पढ़ी लिखी है, हृदय की धनी है। दुख में वह गढ़ी मेरी माँ, दुख में जीवन पर्यंत उसने दुखी तो झेला है। पुराने ज़माने में जो महिलाएं होती थी, अब सोचो ना, जिसके 9 बच्चे होंगे, 9 बच्चों को पालना पोसना, उनको खिलाना पिलाना, पति का देखभाल करना, ठीक है, और घर में देवर देवरानी होते होंगे, कितने रिलेटिव्स होते होंगे, तो वो महिला तो सिर्फ ज़िंदगी भर सेवा करती रह जाएगी। उसको सुख मिलेगा? कभी पति के साथ घूमने गई होगी, कभी बच्चों को लेकर पार्क गई होगी? ये सब सपने की बात है उस ज़माने की महिलाओं के लिए। तो दुख में गड़ी है मेरी माँ। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। वो माँ की याद आ रही है जिसके गोद में अगर मैं सिर रख कर लेट जाऊँ थोड़ी देर, आजकल के बच्चे भी नहीं लेटना चाहेंगे और मम्मी के पास भी फुर्सत नहीं होगा लेटाने का। माँ की जिसकी गोद में सिर, उस माँ की याद आ रही है जिसके गोद में अगर सिर रख कर लेट गया ना, मैं सिर रख भी लिया, सिर, सारे दुख दूर हो जाते थे। उस माँ की याद आ रही है, मेरी प्यारी माँ। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उस माँ की याद आ रही है। इन पंक्तियों में भी, अगले स्टैंजा में भी, वही अगले पद में भी उसी माँ का गुणगान हो रहा है। कवि कहते हैं कि माँ की जिसकी स्नेह धारा, स्नेह धारा मतलब प्रेम की धारा। माँ जो ऐसी होती है जिसके अंदर से प्रेम की धारा रुकती नहीं है, हमेशा प्रेम की धारा, स्नेह की धारा बह रही होती है माँ के अंदर से, यहाँ तक भी पसारा। और उस माँ का जो प्रेम है, उसका जो स्नेह है, वो यहाँ तक, जेल के अंदर यहाँ तक मैं महसूस कर पा रहा हूँ, यहाँ तक पसरा है, फैला हुआ है, आता हुआ नजर आ रहा है, महसूस हो रहा है। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। काश मेरी माँ को लिखना आता, पढ़ी लिखी होती तो शायद वो भी दूसरे मेरे पढ़े लिखे भाइयों बहनों और पिता की तरह शायद मुझे पत्र लिख पाती, और मैं वो पत्र पाता तो मेरे माता के हृदय और मस्तिष्क की बातों को भी मैं महसूस कर पाता, सोच पाता कितनी गहराई से वो मुझे याद कर रही है, कितने दुख में होंगे मेरे माता पिता भाई बहन। अब अगली पंक्तियों में पिताजी के बारे में बात हो रही है, 2 पदों में। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। अब मेरे पिताजी कैसे हैं भाई, जिनको जीवन में कभी बुढ़ापा आया ही नहीं, 9 बच्चों के पिता, सारे बच्चे बड़े हो गए हैं, हम लोग कवि हो गए हैं, देश के संघर्ष, मतलब देश के स्वतंत्रता के संघर्ष में हम लोग जेल आ चुके हैं। अब हम लोगों के पिता तो बूढ़े होंगे ना, लेकिन इस उम्र में भी उनको बुढ़ापा कभी नहीं आया।
एक क्षण भी नहीं व्यापा। बुढ़ापा ने कभी मेरे पिताजी को एक क्षण भी पकड़ा नहीं, टच नहीं किया बुढ़ापा ने। होते हैं कुछ लोग की ऐसी पर्सनैलिटी होती है, 50 के हो जाते हैं, 60 के हो जाते हैं, 70 के हो जाते हैं, लेकिन बुढ़ापा नज़र नहीं आता। क्यों? जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, बुढ़ापे में भी जवान रहने का यही फॉर्मूला है। क्या? एक्सरसाइज कीजिए, कम भोजन लीजिए और खूब मुस्कुराइए, खूब हंसिए, हर बात पे हंसिए, बच्चों की तरह खेलिए और हंसिए। मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न बिचकें। और मेरे पिता की दूसरी क्वालिटी, उनका दूसरा गुण, मौत भी अगर आ जाए ना पिताजी के मेरे सामने, तो वो एक पल के लिए भी हिचकते नहीं है, मौत का सामना करने को तैयार है, बड़े से बड़े खतरे का भी सामना करने को तैयार है। शेर के आगे न बिचकें, शेर भी आ जाए अगर सामने तो दूसरे लोग दुबक कर भाग जाएंगे, मेरे पिता निडर होकर के शेर का भी सामना कर लेंगे। बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। और उनका बोली तो ऐसी है जैसे लगता है बादल गरज रहा है, दहाड़ते हैं एकदम। काम में झंझा लरजता, और काम में तो झंझा भी जो है ना शर्मा जाता है। मतलब बड़े से बड़ा काम, झंझट वाला काम, मुश्किल परेशानी वाला काम, वो भी लजा जाता है। लरजता का मतलब क्या होता है? लजाना, शर्मा जाना। यानी मेरे पिताजी काम करने में इतने फॉरवर्ड हैं कि बड़ा से बड़ा झंझट और मुश्किल वाला काम भी उनके सामने घुटने टेक देता है, शर्मा जाता है, मुस्कुरा देता है, भाई साहब आपके सामने मैं थक जाऊंगा, आपसे पंगा नहीं ले सकता। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुगदर हिला लेकर, मुठ उनकी मिला लेकर। अभी भी मेरे पिताजी इस उम्र में भी गीता पाठ करते हैं रोजाना। गीता पाठ कई बार कर चुके होंगे अपने जीवन काल में, अभी भी करते हैं। दंड 260 करके, भाई 60 ही क्यों लिखा है, 300 भी दंड करते होंगे, लेकिन छंद को मिलाने के लिए, छंदात्मक बनाने के लिए अभी भी 260 दंड मार लेते हैं। दंड बैठक होता है ना, उठ बैठ, ठीक है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वाट एक्सरसाइज। खूब मुगदर हिला लेकर, मुगदर को हिला भी लेते हैं अभी तक। पुरानी फिल्मों में देखे होंगे पहलवान लोग ये होते हैं ना, लंगोटी पहन के, और लकड़ी का एक मुगदर होता है, एक कॉर्नर में थोड़ा मोटा रहता है, दूसरे कॉर्नर में पतला हो जाता है, और वहाँ हैंडल होता है, उस हैंडल को पकड़ इधर से फिर एक इधर से, इससे क्या होता है? बाइसेप्स, ट्राइसेप्स। खूब मुगदर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, उसमें मूठ का मतलब उसका हैंडल, ठीक है ना, हिल्ट जो होता है उसको बोलते हैं हैंडल। तो हैंडल को पकड़कर अच्छी तरह से अभी भी मुगदर हिला लेते हैं। जब कि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे। जब मेरे पिताजी नीचे आए होंगे, नैन जल में छाए होंगे। नीचे आए होंगे मतलब कभी भी उनका सिर सम्मान से ऊंचा ही रहा है, कभी नीचे नहीं आया है। लेकिन जब मेरी बहन से मिलने के लिए, यहाँ नीचे आने का तात्पर्य ये है संभवतः कि शायद हमारे पिताजी ऊपर के तल्ले में रह रहे होंगे, ऊपर के माले में, लेकिन जब बहन आई होगी और बहन के आने का संदेश मिला होगा तो उससे मिलने नीचे आए होंगे। जब आए होंगे तो बहन को देखकर अब मेरे बारे में क्या संदेश देंगे? दुख का संदेश देना पड़ेगा ना, कि तुम्हारा भाई भवानी जेल के अंदर बंद है। तो हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। उनके नैनों से जल छलक आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे। जल से, जल नैन जो है ना, जैसे जल से छा गए होंगे, जैसे बादल छा जाता है आकाश में और फिर बूंदों को लेकर बरसता है, वैसे ही उनके नैनों में भी जल जो है भर गया होगा और छलक पड़ा होगा। हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। फिर से वही लाइन का रिपीटेशन पहले जो हो चुका है। घर नज़र में तिर रहा है का मतलब घर नज़र में बार बार तैर रहा है, नज़र आ रहा है। चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। फिर से रिपीट हो रहा है ना, 4 भाई और मेरे 4 बहनें हैं, मुझे लेकर 9। भुजा मेरे भाई लोग हैं, मेरी ताकत, मेरी हिम्मत, और बहनें मेरी प्यार है, मेरी स्नेह है, ममता है। खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। और खेलते या खड़े होंगे, मेरे सारे भाई और मेरे सारे बहनें जो हैं, जो घर पर होंगी अभी फ़िलहाल या होंगे, वो शायद खड़े होंगे सारे वहाँ, नज़र उनको पड़े होंगे। और मेरे पिता के नज़र में पड़े होंगे ये सारे भाई बहन, जब मेरे पिताजी नीचे उतरे होंगे आंखों में आंसू भरे हुए, और बाकी के भाइयों और बहनों को जब खेलते या खड़े होता हुआ देखे होंगे पिताजी। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। फिर से रिपीट है, वही पिताजी जिनको आज तक बुढ़ापे ने हराया नहीं, बुढ़ापा उनको छू नहीं पाया, एक क्षण भी नहीं छू पाया। रो पड़े होंगे बराबर 5 वे का नाम लेकर।
सारे अपने बच्चे बच्चियों को देखे होंगे जब वो, और वहाँ एक मिसिंग देखे होंगे, तो उस मिसिंग 5वें भाई को मिसिंग देख करके नाम लेकर के उसका रो पड़े होंगे। 5वां मैं हूँ अभागा, वही 5वां मैं हूँ। कैसा हूँ मैं? अभागा हूँ। जिसे सोने पर सुहागा, मुझे मेरे पिताजी क्या कहा करते थे? सोने पर सुहागा। सोने पर सुहागा, देखो भाई ये एक मुहावरा है, ठीक है ना। सोना तो चमकदार होता है, सुहागा एक वाइट कलर का, एक नहीं, वाइट कलर का एक पाउडर होता है सुहागा। कभी कभी स्टोनी भी हो जाता है, उसको कूट कर पाउडर बनाना पड़ता है, और उससे रगड़ने पर सोने से जी भाग्यशाली नहीं, सुहागा जैसे नमक होता है ना, सोडा होता है, वैसे ही एक मटेरियल होता है सुहागा। उस सुहागे को ले आकर के सोने के ऊपर, जैसे ये अंगूठी है ना गोल्ड, हाँ उसके ऊपर ऐसे से पकड़ के रगड़ दोगे, इसके ऊपर रगड़ दोगे ना ले लेके पाउडर को सुहागा से, तो ये पूरा शाइनिंग करने लगेगा, एकदम चमकने लगेगा, अभी अभी शोरूम से आया है नया नया, ऐसा होता है। तो सोने पर सुहागा का मतलब क्या हो गया? कोई चीज़ अच्छा है उसको और अच्छा बना दिया, ये मुहावरा है। ठीक, जैसे मान लो कि मुझे एक सक्सेस मिला, मैं माध्यमिक में 10 क्लास में मैं टॉपर हो गया, तो ये तो सोना हो गया। अब टॉपर होने के बाद चीफ मिनिस्टर ने हमको 1 लाख रुपीज़ प्राइज़ दे दिया, ठीक है ना, ये सोने पे सुहागा हो गया, है ना। सक्सेस तो मिला ही, सोना, और उसके ऊपर 1 लाख रुपीज़ का प्राइज़ मिल गया, सोने पर सुहागा हो गया। पिताजी कहते रहे हैं, पिताजी मुझे हमेशा कहते रहे हैं, सोने पर सुहागा है मेरा भवानी, प्यार में बहते रहे हैं। किसके प्यार में? मेरे प्यार में, ठीक है ना। हमेशा ही मुझे ज़्यादा स्नेह देते रहे, क्यों? क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूँ, सारे भाइयों का बड़ा, सबसे बड़ा भाई जो होता है ना, पिता समान होता है, सारे भाइयों का सुख दुख में साथी होता है, उनकी कमी बेसी को देखता रहता है, क्या कमी है क्या परेशानी है, पिता की तरह वो ध्यान देता है। तो जब तक बड़ा भाई रहता है साथ में, तो पिता को चिंता नहीं रहती है कि हाँ मेरा बड़ा बेटा है ना, सबको देख लेगा। तो पिताजी कहते रहे हैं मुझे, क्या? सोने पर सुहागा है मेरा ये बेटा, मेरे बाकी के सारे बेटे सोने हैं, लेकिन उन सब से ज़्यादा बड़ा मेरे लिए फल क्या है? मेरा बड़ा बेटा, वो सोने पर सुहागा है, और मुझे बहुत प्रेम करते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, आज आज इस बारिश के मौसम में जब बाकी के मेरे भाइयों को वो देख रहे होंगे आंगन में खड़े या खेलते हुए जैसे भी, तो वो सारे स्वर्ण बेटे, वो सारे बेटे कैसे हैं? स्वर्ण हैं, उन्हीं को तो सोना बोला गया है ना, और मुझे क्या बोला गया है? सोने पर सुहागा। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, उनको आज मेरे पिताजी को वो सारे बच्चे क्या लग रहे होंगे? बेकार के, क्योंकि सुहागा नहीं है, मैं नहीं हूँ, सुहागा नहीं है तो सोना भी बेकार, क्योंकि जैसे सुहागा की कमी से सोना चमकदार होना बंद हो जाता है, सुहागा लग जाता है तो चमकदार हो जाता है। तो आज मैं नहीं हूँ तो बाकी सारे बेटे उनको बेकार के लग रहे होंगे, व्यर्थ लग रहे होंगे। बंधा बैठा हूँ अभागा, क्यों? क्योंकि उन पर सुहागा, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, क्योंकि मैं बड़ा भाई मेरे भाइयों का सुहागा हूँ, और मैं यहाँ बंधा बैठा हूँ अभागा, मेरी किस्मत फूटी हुई है, मैं जेल के अंदर बैठा हूँ अभागा। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, और मेरी माँ मायके में आई हुई बहन को बोली होगी, और जब बोली होगी तो बोलते वक्त उसको कितना दुख हुआ होगा, कितना उसके अंदर से दुख निकला होगा, बहा होगा। आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। और फिर मेरी माँ मेरी बहनों को और मेरे पिताजी को सांत्वना देते हुए बोली होगी, क्योंकि वीर पुरुष की पत्नी है ना, एक वीर इंसान की माता है, तो वो भी वीरता से भरी हुई है, और उसने वीरता के साथ मेरे पिताजी को दिलासा देते हुए कहा होगा, आँख में किस लिए पानी, क्यों है आपकी आँखों में पानी, आँखों में पानी क्यों, रो क्यों रहे हैं आप, वहाँ अच्छा है भवानी, चिंतित ना होइए, भवानी वहाँ अच्छा है। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। मेरी माता मेरे पिताजी को सांत्वना देते हुए कहती है, हिम्मत और साहस बढ़ाते हुए कहती है, वह तुम्हारा मन समझकर। अरे हम लोगों का बेटा भवानी हम लोगों के मन को जानता है, ठीक है ना, वो जानता है कि उसके पिता कितने शेर दिल हैं, कितने बड़े देशभक्त हैं, देश प्रेमी हैं। तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर, और हम सबको अपना समझता है ना, देश को भी अपना समझता है, देश के लोगों को भी अपना समझता है, देश के लिए संघर्ष में हिस्सा लेने के लिए इसीलिए वो गया है, अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है। और अगर वो देश के लिए, देश की स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष करने गया है तो ये ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है, तुम्हारी ही तो लीक है। लीक बोलने का क्या होता है, मतलब जैसे कभी ग्रासी फील्ड में देखो बहुत सारा ग्रास हुआ है ना, तो उसमें अगर आदमी एक आदमी एक रास्ते से गया,
फिर वो थोड़ा ग्रासेस चप जाएगा वहाँ, फिर बाकी लोग भी उसी रास्ते जाएंगे, 3 जाएंगे, 4 जाएंगे, 10 जाएंगे, जाते जाते क्या होगा ना, देखोगे वहाँ एक रास्ता जैसा बन गया, उसको बोलते हैं लीक। लीक का मतलब क्या होता है, परंपरा, है ना, ट्रेडिशन। तो तुम्हारी ही ट्रेडिशन पे तो चल रहा है, तुम्हारी ही परंपरा पे चल रहा है, यह तुम्हारी लीक ही है। पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी ल जाता। कितने गर्व की बात कह रही है उसकी माँ, लेखक, कवि की माँ कहती हैं, अगर वो इस संग्राम में, स्वतंत्रता के संग्राम में पीछे हट जाता, कोख को मेरी ल जाता, तो मेरे कोख को वो गाली देता, एक तरह से मुझे शर्मिंदा कर देता। जब किसी वीर माँ का बेटा लड़ाई के मैदान में मारा जाता है तो उस वीर माँ को फक्र होता है, गौरव महसूस होता है। लेकिन अगर कोई बम और गोली के डर से भाग जाता है, माँ को माँ पाला एक हंती के, ठीक तो चिल्ला के भाग जाता है, तो फिर उसकी माँ को शर्म आएगा, है ना, कैसा बेटा मैंने पैदा किया है जो गोली और बारूद के डर से भाग गया। इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। इसलिए अपने पति को सांत्वना देते हुए कहती है, कृपा करके और कच्चे मत बनो, ठीक है ना। कच्चे बनने का मतलब इतने दुखी मत हो, कमज़ोर मत बनो। कच्चे मतलब कमज़ोर, पक्के मतलब मजबूत। नहीं तो रो पड़ेंगे और बच्चे, घर के सारे बच्चे भी रो पड़ेंगे तुमको देखकर रोता हुआ। तुम रोओगे तो सारे बच्चे भी रो पड़ेंगे।